नमस्कार दोस्तों, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई मित्रों द्वारा लीव रूल्स के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी चाही गई थी, अतः मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ लीव रूल्स की पूरी जानकारी लेकर। दोस्तों, अपने पूरे सेवा काल में हमें आगे बताए जाने वाले छुट्टियों में से किसी न किसी छुट्टी की जरूरत पड़ेगी ही, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और अधिक से अधिक चिकित्सा अधिकारियों तक पहुँचाएं। दोस्तों, लीव रूल्स या अवकाश नियमों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे अवकाश हैं जिनकी डिटेल्स वित्तीय हस्त पुस्तिका या फाइनेंशियल हैंडबुक के वॉल्यूम 2 पार्ट 2 से 4 में वर्णित है, तथा दूसरी श्रेणी में अन्य प्रकार की छुट्टियां जैसे कि आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव आदि आते हैं। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के अवकाश हैं: अर्जित अवकाश या अर्न्ड लीव, निजी कार्य पर अवकाश या लीव ऑन प्राइवेट अफेयर्स, चिकित्सकीय अवकाश, मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, असाधारण अवकाश, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव, विशेष विकलांगता अवकाश या स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, लघुकृत अवकाश या कम्यूटेड लीव। दोस्तों, इन छुट्टियों को विस्तार से समझने से पहले आइए हम अवकाशों के विषय में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानें। किसी अवकाश का दावा या मांग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब आवश्यकता हो तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम होता है। दोस्तों, इसके साथ ही जनहित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी सेवक को अवकाश पूर्ण रूप से उपभोग किए बिना ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार है। यदि अवकाश का उपयोग भारतवर्ष में ही किया जा रहा हो तो वापसी के लिए प्रस्थान के दिवस से उसे ड्यूटी पर माना जाएगा एवं वापसी के लिए सामान्य यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा। नियमतः अवकाश काल में कोई भी कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस संबंध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाए। दोस्तों, छुट्टी के बाद जानबूझकर सेवा से अनुपस्थित रहने को दुर्व्यवहार माना जाएगा। किसी एक प्रकार के अवकाश को दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ अथवा क्रम से स्वीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप 2-3 प्रकार की छुट्टियों को एक के बाद एक लगातार ले सकते हैं। अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाश के प्रकार में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यदि आपने ईएल के लिए अप्लाई किया है तो आपके अधिकारी को आपको ईएल ही सैंक्शन करना होगा अथवा मना करना होगा। वे आपके द्वारा आवेदन किए गए छुट्टी के प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। विशेष विकलांगता अवकाश या स्पेशल डिसेबिलिटी लीव के अलावा अन्य सभी अवकाश शासन के अधीन उन अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है जिन्हें इसके लिए राज्यपाल द्वारा पावर डेलीगेट किया गया हो। विशेष विकलांगता अवकाश शासन या राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, किंतु किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए भी इन अवकाशों को प्रदान किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है मित्रों कि हमारे केस में या चिकित्सा अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के अवकाशों को स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षिका एवं उससे ऊपर के अधिकारियों को होता है। सरकारी सेवक को निलंबन या सस्पेंशन की अवधि में किसी भी प्रकार का कोई अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 में उल्लिखित इन अवकाशों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है अर्जित अवकाश या अर्न्ड लीव। दोस्तों, अर्जित अवकाश स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के सरकारी सेवकों द्वारा समान रूप से अर्जित किया जाता है तथा सामान्य शर्तों के अधीन इन्हें स्वीकृति दी जाती है। सरकारी सेवक के अर्जित अवकाश लेखों में 1 जनवरी को 16 दिन तथा 1 जुलाई को 15 दिन का अवकाश जमा किया जाता है। किसी एक समय में कुल अर्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 300 दिन की होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में जो अर्न लीव या अर्जित अवकाश है वो 300 दिनों का जमा हो गया है तो उसके बाद जितनी भी छुट्टियां पड़ेंगी वो सारी लैप्स हो जाएंगी या वो सारी बेकार चली जाएंगी। एक बार में आपके सर्विस बुक में सिर्फ 300 ही ईएल या अर्जित अवकाश जमा हो सकते हैं। नियुक्ति होने पर प्रथम छमाही में सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास के लिए 2.5 दिन प्रति मास की दर से अवकाश जमा किया जाता है।
इसी प्रकार सेवा से मुक्त होने वाली अंतिम छमाही में भी प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर मास के लिए 2.5 दिन प्रतिमास की दर से अवकाश देय होता है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि यदि आपने किसी साल में 15 अगस्त को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है तो आपको अगस्त महीने के लिए कोई भी अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर महीने के लिए आपको 2.5 छुट्टी प्रति माह के हिसाब से 10 छुट्टियां मिलेंगी। इसके बाद 1 जनवरी को तथा 1 जुलाई को क्रमशः आपके खाते में 16 तथा 15 छुट्टियां ऐड हो जाएंगी। अर्जित अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र 11 में रखे जाते हैं। यह प्रपत्र हमारे सर्विस बुक में प्रिंट होता है तथा कार्यालय द्वारा इसी पर हमारे अर्जित अवकाश का हिसाब रखा जाता है। दोस्तों, यदि आपको भारत के अंदर कहीं आने जाने के लिए अर्जित अवकाश चाहिए तो एक बार में अधिकतम 120 दिन या 4 महीने का ईएल आपको सैंक्शन हो सकता है। पर यदि आपको भारत के बाहर कहीं जाना हो तो आपको अधिकतम 180 दिन तक का ईएल एक साथ मिल सकता है। अवकाश काल में सरकारी सेवक को अवकाश पर जाने से ठीक पहले प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर का वेतन मिलता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने ईएल के लिए अप्लाई किया है और आप ईएल पे जा रहे हैं तो ईएल पर जाने से पहले जो भी सैलरी आपको मिलती थी वही सैलरी ईएल के दौरान आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इन अवकाश नियमों में ऐसा भी प्रावधान है कि यदि आप ईएल पर जा रहे हैं तो ईएल पर जाने से पहले आने वाले महीने की सैलरी आप एडवांस में भी ले सकते हैं, पर इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिनका पालन आपको करना होगा। हमारी अगली छुट्टी है निजी कार्य पर अवकाश। दोस्तों, निजी कार्य पर अवकाश भी अर्जित अवकाश की ही तरह है और उसके लिए भी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 31 दिन 2 छमाही किश्तों में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रथम छमाही तथा सेवा से पृथक होने वाली छमाही के लिए जमा होने वाले अवकाश की आगणन की प्रक्रिया भी वही है जो अर्जित अवकाश के विषय में है। यह अवकाश 365 दिन तक की अधिकतम सीमा के अधीन जमा किया जाता है तथा संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 365 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, पूरा अवकाश भारत में व्यतीत किए जाने पर 90 दिन तथा अवकाश भारत के बाहर व्यतीत किए जाने पर 180 दिन का अधिकतम निजी कार्य पर अवकाश अनुमन्य होता है। निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र 11 में रखे जाते हैं। यह प्रपत्र भी हमारे सर्विस बुक में होता है। निजी कार्य पर अवकाश काल में आधा वेतन मिलता है। आइए अब जानते हैं चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के बारे में। दोस्तों, हम अपने संपूर्ण सेवा काल में 12 महीने तक का मेडिकल लीव ले सकते हैं। इसके लिए हमें नियमों द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सक के द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होता है। उपरोक्त 12 महीने का अवकाश समाप्त होने के बाद एक्सेप्शनल मामलों में मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशन पर संपूर्ण सेवा काल में कुल मिलाकर 6 माह का मेडिकल लीव और सैंक्शन किया जा सकता है। दोस्तों, समूह क एवं ख के अधिकारियों को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, रोग से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष या प्रोफेसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्तरीय राजकीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षिका अथवा वरिष्ठ कंसल्टेंट से प्राप्त करना होगा। वहीं समूह ग व घ के कर्मचारी इन सब के अलावा मेडिकल कॉलेज के रोग से संबंधित विभाग के रीडर, लेक्चरर, राजकीय चिकित्सालयों, औषधालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, मातृत्व या प्रसूति अवकाश महिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। प्रसूति अवकाश स्थायी अथवा अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को प्रदान किया जाता है। यह अवकाश प्रसूति के मामलों में प्रसूतावस्था प्रारंभ होने के दिनांक से 180 दिनों तक अनुमन्य होता है। अंतिम बार स्वीकृत प्रसूति अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से 2 वर्ष व्यतीत हो चुके हों तभी दोबारा प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि किसी महिला चिकित्सा अधिकारी के 2 या अधिक जीवित बच्चे हों तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। गर्भपात के मामले में प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक का अवकाश अनुमन्य है। अवकाश के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। दोस्तों, पहले एबॉर्शन या मिसकैरेज होने पर यह अवकाश अधिकतम 3 बार तक ही दिया जाता था, पर अब इस सीमा को हटा दिया गया है। अब महिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इस अवकाश का कितनी भी बार उपयोग किया जा सकता है। प्रसूति अवकाश को किसी प्रकार के अवकाश लेखे में नहीं घटाया जाता है और इसे अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप मैटरनिटी लीव या प्रसूति अवकाश के साथ ईएल, सीएल, चाइल्ड केयर लीव या अन्य प्रकार की छुट्टियां भी लगातार ले सकती हैं। प्रसूति अवकाश की अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन अनुमन्य होता है। मातृत्व अवकाश के साथ ही महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश या चाइल्ड केयर लीव भी अनुमन्य है।
यह अवकाश महिला सरकारी सेवक को संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिनों तक अनुमन्य होगा। यह अवकाश संतान की 18 वर्ष की आयु होने की अवधि तक ही देय होगा। गोद ली गई संतान के लिए भी मित्रों यह अवकाश देय होगा। संबंधित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा। दोस्तों, कई बार ये कंफ्यूजन होता है और कई बार महिला चिकित्सा अधिकारियों से ये कहा जाता है कि यदि आपके खाते में ईएल शेष है तो आप बाल्य देखभाल अवकाश नहीं ले सकते हैं, पहले आपको अपना ईएल खर्च करना होगा। जबकि दोस्तों, नियमों के अनुसार ऐसा कतई नहीं है। यदि आपके पास में आपके ईएल बचे हुए हैं तो भी आप बाल्य देखभाल अवकाश ले सकते हैं। दोस्तों, इस अवकाश को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 3 बार से अधिक नहीं दिया जा सकता है। बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जाएगा। इस अवकाश को परिवीक्षा अवधि के दौरान भी नहीं दिया जाता। बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जाएगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला अवकाश है साधारण अवकाश या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देय न हो तो उस स्थिति में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है। लेकिन कई बार अन्य अवकाश देय होने पर भी यदि सरकारी सेवक असाधारण अवकाश के लिए आवेदन करे तो उस स्थिति में भी इसे स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है। स्थायी चिकित्सा अधिकारी को असाधारण अवकाश अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। असाधारण अवकाश की अवधि के लिए किसी भी प्रकार का कोई वेतन या भत्ता देय नहीं होता है। आइए अब देखते हैं अध्ययन अवकाश या स्टडी लीव के संबंध में। यह अवकाश भारत में अथवा भारत के बाहर अध्ययन के लिए स्वीकृत किया जाता है। जिन सरकारी सेवकों ने 5 वर्ष से कम की सेवा की हो अथवा जिन्हें सेवानिवृत्त होने में 3 वर्ष या उससे कम समय शेष हो, उनको अध्ययन अवकाश साधारणतया प्रदान नहीं किया जाता है। संपूर्ण सेवा अवधि में कुल मिलाकर 2 वर्ष तक का अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है तथा अध्ययन अवकाश काल में अर्धवेतन अनुमन्य होता है। आइए अब देखें विशेष विकलांगता अवकाश के संबंध में। दोस्तों, विशेष विकलांगता अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार राज्यपाल महोदय के पास होता है। राज्यपाल किसी सरकारी सेवक को चोट लग जाने के परिणाम स्वरूप अस्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर विशेष विकलांगता अवकाश प्रदान कर सकते हैं। अवकाश तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब विकलांगता किसी घटना के दिनांक से 3 माह के अंदर प्रकट हो गई हो तथा संबंधित कर्मचारी ने उसकी सूचना तत्परता से यथासंभव शीघ्रता पूर्वक दे दी हो। विकलांगता बढ़ जाए अथवा भविष्य में पुनः वैसी परिस्थितियां प्रकट हो जाएं तो अवकाश ऐसे अवसरों पर 1 से अधिक बार भी प्रदान किया जा सकता है। अवकाश चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदान किया जाता है तथा अवकाश की अवधि चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई संस्तुतियों पर निर्भर करती है, परंतु यह 24 महीने से अधिक नहीं दिया जा सकता। अवकाश अवधि में 4 महीने पूर्ण वेतन तथा शेष अवधि में अर्ध वेतन देय होता है। दोस्तों, लघुकृत अवकाश अलग से कोई अवकाश नहीं है। यह मूल नियम 84 के अधीन उच्चतर वैज्ञानिक या प्राविधिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले स्थायी सरकारी सेवकों को स्वीकृत किया जाता है। जितनी अवधि के लिए लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है उसकी दुगनी अवधि उसके निजी कार्य पर अवकाश खाते में जमा अवकाश से घटा दी जाती है। यह अवकाश तभी स्वीकृत किया जाता है जब स्वीकर्ता अधिकारी को यह भरोसा हो जाए कि अवकाश समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी सेवा में वापस आएगा। अर्जित अवकाश की ही तरह इस अवकाश में भी जाने से ठीक पहले जो वेतन प्राप्त था वही वेतन आपको अवकाश वेतन के रूप में अनुमन्य होता है। दोस्तों, आइए अब हम इन अवकाशों के अलावा आकस्मिक अवकाश, निर्बंधित अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश आदि के बारे में जानें। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 201 के अनुसार आकस्मिक अवकाश को अवकाश की मान्यता नहीं है। आकस्मिक अवकाश पर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है। दोस्तों, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स उत्तर प्रदेश के अध्याय 142 में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और प्रतिकर अवकाश के संबंध में विस्तार पूर्वक नियम दिए गए हैं। आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाती है। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। मित्रों, एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 2 दिन का निर्बंधित अवकाश दिया जाता है। निर्बंधित अवकाश या इलेक्टिव लीव का चयन कर्मचारी को शासन द्वारा जारी उस वर्ष की अवकाश सूची से ही करना पड़ता है। एक समय में 10 से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए।
रविवार, छुट्टियों एवं अन्य आकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाता। आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए। आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर ही स्वीकृत किया जाता है। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश तथा निर्बंधित अवकाश का लेखा आकस्मिक अवकाश रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। इस रजिस्टर का परीक्षण निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा समय समय पर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप आकस्मिक अवकाश या कैजुअल लीव के लिए अप्लाई करें तो अपने एप्लीकेशन में स्टेशन लीव के लिए जरूर लिखें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपकी जगह आपकी ड्यूटी कौन करेगा। दोस्तों, आकस्मिक अवकाश के अलावा विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाता है जब ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो। आवेदन उपरांत परिवार नियोजन हेतु नसबंदी करवाने पर पुरुषों को 6 तथा महिलाओं को 14 कार्य दिवस का विशेष आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। वर्कशॉप आदि में प्रतिभाग करने हेतु अथवा शोध पत्र पढ़ने हेतु भी इस अवकाश को लिया जा सकता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। मान्यता प्राप्त सेवा संघों, परिसंघों के अध्यक्ष एवं सचिव को संघ की कार्य अथवा बैठक आदि में प्रतिभाग करने हेतु अपने मुख्यालय से बाहर जाने पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 दिन का तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को अधिकतम 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होता है। दोस्तों, इन अवकाशों के अलावा अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रतिकर अवकाश का भी प्रावधान है। अराजपत्रित कर्मचारियों को उच्चतर प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन छुट्टियों में अतिरिक्त कार्य को निपटाने के लिए बुलाए जाने पर प्रतिकर अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। यदि कर्मचारी ने आधे दिन काम किया है तो उसे 2 आधे दिन मिलाकर 1 प्रतिकर अवकाश दिया जाएगा। अवकाश के दिन स्वेच्छा से आने वाले कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। प्रतिकर अवकाश का देय तिथि से 1 माह के अंदर उपभोग कर लिया जाना आवश्यक है। यदि ज्यादा कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश दिया जाना है तो सरकारी कार्य में बाधा न पड़ने की दृष्टि से 1 महीने की शर्त को शिथिल भी किया जा सकता है। 2 दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश एक साथ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति के लिए भी सक्षम है। यह अवकाश केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही देय है तथा चिकित्सा अधिकारी एवं समूह क एवं ख के अधिकारियों को प्रतिकर अवकाश अनुमन्य नहीं होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ लीव रूल्स के विषय में बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन अवकाशों के लिए आवेदन करने से पहले इनके संबंध में प्रचलित अद्यतन नियमों या लेटेस्ट जियोस की जानकारी कर लेनी चाहिए। वीडियो में बताए गए नियमों के रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। यदि आप अन्य विषयों पर भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।